बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। निगरान वज़ीर आज़म इस मुल्क में आ चुके हैं और अपना मनसब संभाल लिया है निगरान वज़ीर आज़म ने। और काकड़ साहब का नाम चूँकि पहले बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी, लोग बड़े अपने ब्लाइंड गेसेस कर रहे थे और बड़ी बातें कर रहे थे कि ये आ सकता है, वो आ सकता है, लेकिन सबके लिए सरप्राइज़ था। और इस सरप्राइज़ के बाद जब देखा गया कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम अचानक से कहीं से आया और निगरान वज़ीर आज़म बन गए वो। अब काकड़ साहब अपनी काबीना तश्कील देने के लिए इस टाइम पे मसरूफ़ हैं और करीबी रफ़्क़ा से, आम शख्सियात से मशवरे जारी हैं। कहा जा रहा है कि किस किस को काबीना के अंदर शामिल किया जाए। बहुत से नाम दिए गए हैं काबीना के लिए। इस टाइम पे भी ब्लाइंड गेसेस हो रहे हैं और कहा जा रहा है न जाने किसको क्या बनाएंगे। हफीज़ शेख साहब का नाम, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम, मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम, खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब का नाम ज़रूर अंदर आ चुका है। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हैं जिन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बड़े बागी बन के निकले थे, तो शायद उन्हें भी नवाजने का वक्त आ चुका है। साथ ही कारी सदाकत अली साहब का नाम लें, जुगनू मोहसिन साहिबा का नाम है, हामिद मीर साहब का नाम ज़रूर आ रहा है क्योंकि छोटा भाई पहले ही पंजाब में वज़ीर इत्तलात है, तो बड़े भाई को विफाक में होना चाहिए। शायद इस तरह की कोई सेटिंग बन रही है। शाहिद अफरीदी साहब एक क्रिकेटर हैं और शायद एक्सपेरिमेंट उन पर भी किया जा रहा है, क्या वो सियासतदान बन सकते हैं, इसलिए केयर टेकर के अंदर उनका भी नाम कहीं पे सर्कुलेट कर रहा है कि शायद वो किसी केयर टेकर किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर आ सकते हैं। अबसार आलम साहब का नाम आ रहा है। आहा चीमा साहब का नाम ज़रूर आ रहा है। आहा चीमा साहब चूँकि ख़ास करीबी साथी हैं शहबाज शरीफ साहब के, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब के, और कहा जा रहा है कि शायद आहा चीमा साहब को भी कोई अच्छी पोस्ट मिलने का इम्कान है। शमशाद अख्तर साहब का नाम भी आ रहा है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मज़र रांझा साहब। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, लेकिन जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फ़ारूक जावेद साहब को वफाकी वज़ीर मवासलात बनाने के इम्कानात हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन रहने के साथ वो हाईवे इंजीनियरिंग में वसी तजर्बा रखते हैं। कोशिश की जा रही है इस टाइम पे टेक्नोक्रेट्स को लगाया जाए, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों को नवाजना तो पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन ऐसी हो जो कि आवाम के लिए फ़ायदा दे। आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? आज डॉलर की बात की जाए तो डॉलर ने 3 रुपये का इजाफा हुआ और 291 रुपये 50 पैसे का इंटर बैंक के अंदर हो गया। ओपन मार्केट में 300 प्लस ट्रिपल सेंचुरी डॉलर की फिर से एक बार हुई और ऊपर जा रहा है डॉलर। इस टाइम पे कहा जा रहा है कि शायद इकोनॉमी किस तरह से स्टेबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आज समरी मूव कर दी गई है। पेट्रोल की प्राइसेस 14 से 15 रुपये बढ़ाने का इम्कान और डीजल को 20 से 21 रुपये बढ़ाने का इम्कान है। समरी मूव हो चुकी है और ये बढ़ेगा तो सही, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि जो तजर्बाकार लोग आए बैठे थे ये शायद कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठे हुए थे इन प्राइसेस को, जो एक अचानक से जंप होनी है केयर टेकर सेटअप के आने के बाद। केयर टेकर सेटअप कहा जाता था कोई सियासी शख्स नहीं होगा, लेकिन फिर सियासी शख्स ही आ गया, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। और बड़ी तारीफ़ें भी हो रही हैं उनकी, काकड़ साहब की। कहा जा रहा है कि शायद वो एक बड़े न्यूट्रल से आदमी हैं और किसी पार्टी को की सपोर्ट में नहीं हैं, मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे। आज काफ़ी बातें भी की अनवारुल हक काकड़ साहब ने। उन्होंने बताया कि कराची से लेकर चमन तक और बलूचिस्तान सूबे के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी सड़कों की तामीर है, उस सबको डेवलप किया जाएगा और इस मुल्क के अंदर हर सेक्टर के अंदर बेहतरी करने की कोशिश की जाएगी। रिवायती बातें ही लगेंगी फ़िलहाल, तो ना जाने ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। साथ ही अगर बात करें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस टाइम पे जेल में है, उनसे मुलाकात की बात की जाए तो उनकी लीगल टीम को मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकात उनसे हो गई और काफ़ी देर ये मुलाकात जारी रही और उनको अलाउ कर दिया गया उनसे मुलाकात के लिए। और कहा जा रहा है शायद इम्कानात कुछ बन रहे हैं उनकी रिहाई के भी। ऐसी कुछ बातें भी चल रही हैं कि शायद उनकी रिहाई भी हो जाए। वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब की बात की जाए तो उनका जिस्मानी रिमांड 21 अगस्त तक मंजूर हो चुका है और तफ्तीश के लिए उनको नैब के हवाले कर दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आला हैं पंजाब के और पंजाब की हुकूमत जब तहलील हुई थी तब वज़ीर आला थे और बार बार मशवरा देते रहे, कहते रहे चेयरमैन PTI को कि आप असम्बलियाँ तहलील ना करें, ये स्टेप ना उठाएँ, हमारे लिए मुश्किल होगी। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है और असम्बलियाँ तहलील हुई और उसके बाद फिर वो जो टफ़ टाइम था, एक वो मुश्किल वक्त था, वो सबका स्टार्ट हो गया और आज परवेज़ इलाही साहब को भी भुगतना पड़ रहा है उन सब चीज़ों को। लेकिन स्टिल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, किसी किस्म का जो है लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, तो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं उनको। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फ़ौरन से माफ़ी मिल जाएगी तमाम गुनाहों की और पाक साफ़ होकर निकल आएंगे बाहर।
यही सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ बात करेंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने एक बड़ा सवाल किया इलेक्शन कमीशन के, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आए हुए थे, उनसे सवाल किया कि क्या इलेक्शंस होंगे। तो उन्होंने जवाब देने की बजाय हैरत के अंदर ऐसे जो है वो बिहेव कर दिया, और चीफ जस्टिस साहब भी मुस्कुरा बैठे, क्योंकि 14 मई का जो फैसला था चीफ जस्टिस साहब का, उस पर अमल नहीं किया गया। तो आम इंतखाबात की जब बात की गई तो उस पर भी शायद डाउटफुल ही हैं सब कि न जाने वो इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल तमाम असम्बलीज़ को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तमाम असम्बलियाँ तहलील होने का, और ये कह दिया है कि अब हम इलेक्शंस की तैयारी में हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कह दिया गया है। अब इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित राना साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा और स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सर, इस मुल्क के अंदर जो केसेस बन रहे हैं, कहा जाता है शायद सियासी केसेस हैं। परवेज़ इलाही साहब का भी आज जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया 21 अगस्त तक, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है। अगर वो हो जाए तो माफ़ी मिल जाएगी तमाम चीज़ों से। कैसी रवायतें बन गई है सर ये इस मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। पाकिस्तानी हालात जो हैं वो नाजुक मोड़ पर तो हमेशा से चल रहे हैं, और ये लफ्ज़ तो हमेशा ही सुना है सर कि नाजुक मोड़ से पाकिस्तान गुजर रहा है। तो हम उस मोड़ से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, और अपने आप को हम मज़ीद फंसाते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आज इस तरफ बात नहीं करना चाहूँगा, मैं आपकी तवज्जो एक थोड़े से डिफरेंट साइड के ऊपर लेकर जाना चाहूँगा। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, ये कोई हमारी इंटरनल पैदा करदा सूरत हाल नहीं है, बल्कि वी आर रिस्पॉन्डिंग टू जो कि कहना चाहिए ग्लोबल लेवल के ऊपर, या जो सुपर पावर की पॉलिटिक्स है उसके अंदर हम बीच में शामिल हो रहे हैं। आज से तकरीबन कोई 1970s अर्ली 70 की बात है कि जिस वक्त हेनरी किसिंगर जो है वो चाइना गए थे, और उस वक्त के पाकिस्तानी लीडरशिप ने चाइना और अमेरिका के दरमियान, या चाइना को जो है वो एक दुनिया के सामने मुतारफ़ कराने का, या अमेरिका से उसका इंट्रोडक्शन उस लिहाज से जिसमें हम उसको कहना चाहिए कराने का इंतज़ाम किया था। और वो ख़ुद एक्नॉलेज करता है चाइना कि जी पाकिस्तान की उस एफ़र्ट की वजह से उन्हें इंटरनेशनल पजीराई कुछ मिली थी। और आज से कोई तकरीबन 1 महीना या उससे थोड़ा कम अरसा पहले हेनरी किसिंगर साहब जो अब 100+ को क्रॉस कर चुके हैं, ही वॉज बैक इन चाइना। ऑफिशियल तो उनका स्टेटस कोई भी नहीं है, बट नेवरदलेस मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई प्राइवेट विजिट के ऊपर गए थे। वो उससे पहले जो अमेरिका के इस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका एक विज़िट हुआ था चाइना का, जिसके अंदर कुछ रिप्रोचमेंट की बात हुई थी, और हेनरी किसिंगर जो है वो गालिबन अमेरिका की तरफ से उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए गए थे। अब अगर हम इस सिनेरियो को लेकर चलते हैं तो अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, ठीक, और सोल सुपर पावर है सोवियत यूनियन के कलेप्स के बाद। सोवियत यूनियन का कलेप्स कैसे हुआ वो हम सब जानते हैं कि 1979 में उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेयर किया, और 10-12 साल की कैन वी स्टिल कॉल यूएस द सोल सुपर पावर कि यहाँ पे जिस तरह से हम रशिया को देख रहे हैं, और रशिया एक बड़ा टक्कर का जो है वो राइवल है यूएस का। और सिमिलरली अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी किसी से कम नहीं है इकोनॉमी की अगर बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इस टाइम पे वेपन से कम इकोनॉमी की वॉर है दुनिया के अंदर। तो चाइना और रशिया को अगर देखा जाए तो इज इट यूएस सोल सुपर पावर? बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, जब रशिया को वहाँ से या सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा जी, तो उसके बाद अमेरिका सोल सुपर पावर रह गया, ठीक, और उस सोल सुपर पावर को फिर अपने हरीफ ढूंढने के लिए मुख्तलिफ बहाने ढूंढने पड़े। कभी इराक़ को वो अपना दुश्मन बना लेता था, कभी वो किसी और तरीके से अपने आप के लिए कोई दुश्मन तलाश कर लेता था। और अब एक पोजीशन ऐसी बनी कि चाइना जो है उसने अपने आप को
इम्पोज करना शुरू किया, चाइना ने अपने आप को जो है वो दोबारा जाहिर करना शुरू किया कि वो एक सुपर पावर है, उसको रोकने के लिए अमेरिका जो है वो अब बाकी सब कार्रवाइयाँ कर रहा है। चाइना सी में जापान की मदद से और बाकी सब वो कर चुका है, और इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि उस साइड से चाइना का जो सारे का सारा ट्रेड है उसको रोक सके। ठीक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन चाइना के पास जो है वो है आपका जो सिल्क रूट जिसे हम कहते हैं या शाहराह कराकोरम कहते हैं, ठीक, जिसके ज़रिए से उसको सी पैक से कॉन्टेक्ट करके तो चाइना को जो है वो लेकिन दैट इज अ ग्रेट बेनिफिट टू चाइना। अगर बात की जाए गवादर चाइना की, तक तो की चाइना जाए। बहुत बड़ी एक जो है वो बेनिफिट मिलेगा उसको, चाइना को, अगर सी पैक कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी। और शायद इसीलिए पाकिस्तान पर नज़रें जो है वो यूएस की हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही है। यूएस ने अनडिक्लेयर्ड तरीके के ऊपर इंडिया को अपना एलाय बनाया हुआ है और चाइना के ख़िलाफ़ या चाइना को इंसर्कल करने के लिए वो उस तरफ काम कर रहा है। और इंडिया ने तकरीबन मेरे ख्याल है 2 साल हो गए हैं वो जो 370 वाला अपना सारे का सारा रोल बैक कर दिया, या 4 साल हो गए हैं। 4 साल से तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, लगने ही नहीं दिया उन्होंने। अब सडनली इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा 370 का जो स्टेटस है उसके ऊपर एक्टिव हुई है। ठीक। आपने भी ये 2 या 3 दिन पहले खबर सुनी होगी, आपके भी कान खड़े होने चाहिए थे कि क्यों ये अब ऐसा हो रहा है। अब सोचने की बात है कि 4 साल तक तो वो खामोश रहे, अब क्यों हो गया जी। तो बात ये है कि ये जो शाहराह कराकोरम है या सी पैक का जो रूट है चाइना तक जाने के लिए, उसके लिए गिलगित बल्तिस्तान से गुजरना पड़ता है। जब इंडिया ने अपना 370 वाला काम किया था तो पाकिस्तान ने भी गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया था। बिल्कुल किया था। और उसके बाद अब जो गिलगित बल्तिस्तान है वो पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का सूबा है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। और इंडिया के उस एक्शन ने पाकिस्तान को भी ये हक दे दिया था। ठीक। अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट से गालिबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 370 वाला जो फैसला था उसको रोल बैक करवाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान पर भी प्रेशर डाला जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो आप अपनी टेरिटरी मत रखें बल्कि उसे मुतनाज़ा इलाका के तौर पर ही एक्सेप्ट करवाएं। सर, अगर ये सब कुछ होगा तो फिर क्या मकबूजा कश्मीर के ऊपर भी तो सवाल उठ सकता है कि फिर वो क्यों मुतनाज़ा इलाका है और उसको क्यों नहीं इंडिपेंडेंट स्टेट का करार दिया जाता है? इंडिया वहाँ से भी फिर अपना जो है वो फोर्सेस को विड्रॉ करेगा। देखें, यह जो मकबूजा कश्मीर का है वो जितना मर्जी इंडिया उसको अटूटंग कहता रहे, जितना मर्जी बाकी सब कुछ अलापता रहे, लेकिन स्टेटस ये है कि उसके खिलाफ इस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस की जो करारदातें मौजूद हैं, और यूएन बार बार इस बात पर जो है वो इजहार कर चुका है इस बात का कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है जिसका सोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। ठीक। तो गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस गो के उसको वो शामिल कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइप के या जिस तरीके से इंडिया ने 370 को जो है वो वहाँ से ख़त्म किया था, उसी क्या कहते हैं नक्शे पा पर चलते हुए पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। ठीक। तो अब उसको उस तनाजुर में जो है वो रोल बैक करना शायद इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। ठीक है। और ये एक क्रिटिकल चीज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान में से चूँकि KKH ने गुजरना है, तो अगर उसका वो जो स्टेटस है वो मुतनाज़ा बन जाता है तो इंडिया के पास एक इखलाकी बात होगी कि वो पाकिस्तान से ये मुतालबा कर सकता है कि मुतनाज़ा इलाका में से आप सड़क नहीं बना सकते। डॉक्टर साहब, I'm sorry मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर इक़्तिसादियात हैं और मईशत को इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आदिल भाई। तो ये है जो कि सूरत हाल है, ये जो जियो पोलिटिकल। सर, मुझे 1 मिनट प्लीज़ दीजिएगा। जी आदिल भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। आदिल भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आदिल भाई, जिस तरह से केयर टेकर सेटअप तो आ चुका है और हम देख रहे हैं कि डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं और यहाँ पे आज कहा जा रहा है पेट्रोल को भी 14 रुपये और एक बड़ा इजाफा, यानी पेट्रोल बम आवाम पे गिराने की तैयारी हो चुकी है। डीजल को 20 रुपये बढ़ाया जाएगा, पेट्रोल को बढ़ाया जाएगा।
इन्फ्लेशन केयर टेकर सेटअप से क्या कंट्रोल हो पाएगी? टेक्नोक्रेट लोगों को लाया जाए, काबीना की तश्कील के लिए आज तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है, अपनी काबीना तश्कील देने में मशवरे जारी हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं सर, क्या हाल होगा हमारी इकॉनमी का? क्या ये डॉलर जो है वो 300 से कितना ऊपर जाएगा? व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? जी बिस्मिल्लाह। देखें जी, बिल्कुल ये अल्टीमेट है जो ये नजर हमें कि चेंज ओवर से काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स हो चुकी थी और बिल्कुल ये चीज़ ऑब्वियस थी कि चेंज ओवर होगा, उसके बाद ये इम्प्लीकेशंस आएंगी। कि जो IMF का हमारा जो साइन हुआ है वो बेसिकली हमारा एक कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है, वो सिर्फ 1 या 10 हमें बेल आउट पैकेज मिला है जिसकी काफ़ी सारी हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं। वो उसी की जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ ही नया केयर टेकर सेटअप जो आया और इसीलिए इतनी ज़्यादा इस पर जो है वो बहस पैसे भी रहे और जो इतना टाइम लगा इसका हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म फाइंड आउट करने में, तो वो इसीलिए इतना टाइम लगा है कि बहुत सारी गारंटीज थी और उसकी इम्प्लीकेशंस ये आनी थी। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि देखें इस एक केयर टेकर सेटअप के कंट्रोल में क्या चीज़ें आनी है, इसमें क्या कंट्रोल करना है। पिछले 5 साल हम देखें कि जो मुख्तलिफ हुकूमतें 2 गुजरी हैं, एक का अरसा 3.5 साल और एक का 1.5 साल जो अरसा गुजरा है, क्योंकि अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो वो बहुत लंबी डिटेल है। लेकिन हम रिस्क हिस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में भी अगर देखें अपना, तो हम इकोनॉमिक अपना क्या कंट्रोल कर पाए हैं चीज़ों को। मतलब 5 साल में हमने जो अभी तक जो देखा, हमने क्या किया कि हमने हमेशा अगयार के ऊपर भरोसा किया, हमने आउटसोर्सेस के ऊपर भरोसा किया, हमने अपने लोगों के ऊपर, अपने पाकिस्तानी के ऊपर, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर भरोसा नहीं किया। हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लेकर आए कि जो हम अपने लोकल इन्वेस्टर को या फॉरेन इन्वेस्टर जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम IMF के पीछे भागते हैं कि शायद IMF की जो है वो हमें इस मुश्किल से निकाल के लेके जाएगा। तो वो जो बनिया है वो कैसे हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे फायदे की जो चीज़ लेकर आएगा। आज तक हमें IMF के कौन से प्रोग्राम से पाकिस्तान बेनिफिट हुआ है और पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिला है? जाहिर है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आते हैं और वो अपनी इस दफ़ा तो उन्होंने हर चीज़ इंश्योर की है और फिर वो आए। तो जो कुछ इम्प्लीकेशंस आ रही है, जो केच 90 की बात नहीं है, ये 100% कन्फर्म थी। लेकिन अब जो केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो आपने बात की, तो देखें केयर टेकर सेटअप का बिल्कुल भी यह मैंडेट नहीं है, उनका ये मैंडेट ही नहीं है कि वो इस तरह की टीम बनाएं कि जो आके हमारी इकानमी को कंट्रोल करें और इन चीज़ों को कंट्रोल। उनका काम है कि वो अपना उनका जो गिवन टाइम है, जो 3 महीने जो मतलब 90 डेज के अंदर उन्होंने इलेक्शन कराना है। सर ये तो होता तो ऐसे ही है, निगरान हुकूमतें आती ही इसलिए कि इलेक्शंस करवाने के लिए, ना वो मेजर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर सकती हैं, ना वो इस तरह से पूरे मुल्क को चला सकते हैं, उनका ये काम होता नहीं है। लेकिन अभी अगर हम करंट सिचुएशन देखें पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पंजाब की हुकूमत बात करें, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब जो निगरान बैठे हैं वो तो हमें प्रॉपर चीफ मिनिस्टर लग रहे हैं। तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को देख लें, तमाम चीज़ों को देख लें, वो तो बड़ा वंडरफुली मैनेज कर रहे हैं उसको। जो उनका काम नहीं भी है वो भी वो कर रहे हैं और ऐसे लगता है ना जाने कितने सालों के लिए वो यहाँ पे केयर टेकर CM रहेंगे इस सूबे के ऊपर। और इसी तरह इस रिवायत को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो हैं, मेरा ख्याल है कि इसलिए काबीना को तश्कील देना और इन सब लोगों को लेके आना, इलेक्शंस की तैयारी कुछ खास नज़र नहीं आ रही, एक लॉन्ग टर्म के लिए केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की तैयारी नज़र आ रही है। सर देखें ना कि वो जितना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब चीफ मिनिस्टर्स हमारे जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी नजर आ रहे हैं, बड़े जी विजिट्स कर रहे हैं, बड़े दौरे, लेकिन उसका आवाम को अल्टीमेट रिलीफ क्या आ रहा है? अगर ये ऐसा मुमकिन होता कि इस तरह की इनकी आनियों जानियों से अगर आवाम को रिलीफ मिलना होता, तो ये तो बहुत कुछ पहले ऐसे ड्रामे हम देख चुके हैं। ये कतन इनका ये मैंडेट नहीं है, ना ये प्रोमिसेस का ये जो गवर्नमेंट्स है उनका ना ये मैंडेट है और ना सेंटर की गवर्नमेंट का मैंडेट है। उनका मैंडेट है कि 90 डेज के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। यही पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेगी चीज़ कि आप 5 साल के लिए जो नया सेटअप जो आता है, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो पॉलिसीज लेकर आएगी। अब ये रियलाइजेशन जो है हमें नजर आ रही है, अब जब हमारी मुलाकातें होती हैं हायर अप्स के साथ, तो ये रियलाइजेशन नजर आ रही है कि पॉलिसीज की तरफ गौर हो रहा है कि यार कब तक हम ऐसे मुल्क को चलाएंगे, कैसे ये मुल्क हमारा चलेगा, हमें पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी। लेकिन वो पॉलिसीज कौन लेकर आएगा?
वो इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आएगी जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। ये अब जो पिछले जो 16 माह वाले थे, वो 16 माह वालों ने क्या किया कि उनको पता था कि हमारे पास सिर्फ 16 माह, हमने इलेक्शन में जाने से पहले कोई ऐसी चीज लोगों को दिखानी है कि ये हमारी ब्रेक थ्रू है, जिसको वो ब्रेक थ्रू समझ रहे थे। अब जब वो इलेक्शन में जाएंगे उनको पता चलेगा कि ये ब्रेक थ्रू नहीं था, ये उनको लेने के देने पड़े। सर लेकिन वो तो बड़े तजर्बाकार लोग थे, आई मीन बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग थे सारे, उन्होंने को पहली बार तो इक़्तिदार लिया नहीं था और महंगाई मुकाओ मार्च किए थे, लोगों के साथ वादे किए थे कि हम 6 माह के अंदर इस मईशत को स्टेबल करेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन की, तो ठीक है इन्फ्लेशन हो रही थी और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आया, लेकिन स्टिल डॉलर को 175-180 के ऊपर कंट्रोल किया गया था, पेट्रोल प्राइसेस को 150 पे रोका गया था, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ये मैक्सिमम प्राइसेस थी जो डॉलर की और पेट्रोल की, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह जो है वो भी 12% थी। सर ये तजर्बाकार लोगों ने जो 16 माह के अंदर हाल किया, आप क्या समझते हैं कि ये होना ही होना था, या जिस तरह से ये इनके मुताबिक जो नाअहल टोला था जो इससे पहले मुसल्लत था इस मुल्क के ऊपर, वो तो आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहा था। सर बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि अगर वही लोग रहते यहाँ पे तो ये 16 माह के अंदर क्या वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाते, या उनको भी इस तरह ही इन्फ्लेट करनी पड़नी थी? नहीं देखें, ये तो सीरीज ऑफ फेलियर है ना। देखें असद उमर से ले लें, ठीक है, असद उमर साहब से लेके एंड तक जो हमारे साथ डार साहब आए हैं, मैंने वही बात की ना कि हमने किया क्या है, हमने किया यह है कि हमने अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया ना, अपने लोगों को हम साथ लेकर नहीं चले, हमने जो है वो अपने इनर सोर्सेज के ऊपर हमने क्या फोकस किया है। ठीक है, देखिए हमारे इतनी दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, पाकिस्तान का जो सी पैक चल रहा है, पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री को इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ठीक है, सारी दुनिया को चीज़ का अंदाजा है, लेकिन अभी हमारा जो लोकल टूरिस्ट जो है वो जब अगर जा रहा है अपने नॉर्दर्न एरियाज में, तो 4-5 घंटे की एक जगह पर उनको ब्लॉकेज मिल रही है। ठीक है, बाय हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ है उसके लिए हमने क्या पॉलिसीज लेकर आए हैं। जब बजट के अंदर हमने अनाउंसमेंट्स की हैं, उस बजट के जब उन्होंने बजट पेश किया तो उसके अंदर उन्होंने जो हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो रेमिटेंस है जो ओवरसीज से भेजते हैं उसकी लिमिट 50,000 थी पर ईयर, उन्होंने $1 लाख की जैसे उन्होंने लिमिट बढ़ाई, उससे अंदाजा हो गया कि जिनसे ये पैकेज साइन करवा रहे थे कि अगर इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भरोसा करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान तो क्राइसिस से निकलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने फौरन पहला काम ये किया कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने, कहा कि नहीं आप ये लिमिट 50,000 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते, आपको 1 लाख ही रखनी है। अब हमें ये सोचने का काम है ना कि आया क्यों कोई जो है वो हमें मना करेगा कि हम अपने लोगों को पाकिस्तान रुपया भेजने से मना करें। मनी लॉन्ड्रिंग की बात किया, मनी लॉन्ड्रिंग से 1 लाख में पूरे साल में कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग का पूरी दुनिया में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हम आपको नेशनलिटी देंगे। आप लंदन में देख रहे हैं, पूरी दुनिया का पैसा चोरी होकर लंदन पड़ा होता है, लोग लेके लंदन चले जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन मिलती है हर लिहाज से। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ के लीडर्स पैसा चोरी करते हैं और चोरी करके लंदन ले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं, वहाँ पे जाके सेव करते हैं और वो गवर्नमेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, जबकि वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, एंड दे नो इट बट स्टिल दे आर प्रोटेक्टिंग द मनी। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे ना सिर्फ पूरी मतलब बाहर की दुनिया के पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, मुसलसल बाहर जा रहा है। पहले तो ऐसे होता था कि पाकिस्तान से सिर्फ पैसा बाहर जाता था, अब तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान से ना सिर्फ पैसा बाहर जा रहा है बल्कि लोग अपनी पूरी फैमिलीज बच्चों समेत लेके कैपिटल समेत बाहर मूव हो रहे हैं। सर ये एक बड़ा ट्रेंड आ गया और मैं चाहूँगा अब्दुल बासित साहब से मैं डिस्कशन करूँ। सर बड़ा ट्रेंड आ गया पाकिस्तान के अंदर, हालात ऐसे हो गए और अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर हम देखें 4.25 साल का जो एक गवर्नमेंट का टेन्योर था उन्होंने तो फिर भी कुछ हालात को कंट्रोल रखा हुआ था, लोगों को अपनी नहीं पड़ गई थी, यहाँ चीज़ें फिर भी स्टेबल थी और पाकिस्तान शायद ऐसे लगता था कि दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क था उस टाइम पे। जब ये 16 माह के अंदर ये तजर्बाकार लोग आए और इन्होंने आकर जो हालात कर दिए यहाँ पे, अब तो हर शख्स चाहता है कि यहाँ से इस मुल्क से इमिग्रेशन लेके बाहर चला जाए। क्या किया सर इन्होंने यहाँ पे आके, जबकि ये तो तजर्बाकार लोग थे। इसाक डार साहब कहते थे आई डोंट केयर अगर IMF कॉन्ट्रैक्ट करता है या नहीं करता, इसके बगैर भी मैं चला लूँगा, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा तजर्बा है, डॉलर को मैं 200 से नीचे रखूँगा। वो सब झूठी बॉन्डी बातें, अवाम को जो बेवकूफ़ बनाया उन्होंने आके सर, और अपने तमाम मुफाद ले लिए, अपने तमाम केसेस क्लियर आउट कर लिए, अपने पैसे फंसे हुए थे वो निकलवा लिए, प्रॉपर्टीज़ फंसी थी वो निकलवा ली, वादा माफ गवाह थे वो तमाम चीज़ें क्लियर आउट कर ली, कर तो ली। लेकिन सर अवाम को तो रिलीफ देना चाहिए था ना, कुछ तो करते। नाअहल जिनको कहते थे उन्होंने तो फिर भी मुल्क को बड़ा स्टेबल रखा हुआ था, उन्होंने तो आके बड़ा गलत कर दिया इकोनॉमी का। अब्दुल बासित साहब जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैं पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ बना रहा था, जी प्लीज। एग्जैक्टली बात वही है
कि जो रिजीम चेंज हुई थी वो रिजीम चेंज हुई एक ख़ास मकसद के लिए थी, और वो मकसद ये था कि पाकिस्तान को इतना को नीचे लगा लो, इकोनॉमिकली इतना डाउनग्रेड कर दो। पाकिस्तान ठीक डायरेक्शन में जा रहा था और उसको चेंज करने की बिल्कुल चेंज करने की कोशिश की गई, और एक ख़ास उसके तहत जो है इन लोगों को लाया गया, ये मिशन दिया गया। सर वो साइफर वाली जो है वो फिर कहानी नहीं थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ था साइफर जी, सब कुछ बिल्कुल था जी। ये जो सारी की सारी बात है जो मैंने पहले तमहीद बांधी थी, उसमें ये था ही इसलिए कि चाइना को कंट्रोल करना है। ठीक, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे मिल गए हुए थे और आगे टाइमिंग बड़ी सर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करती है कि यहाँ से रशिया का दौरा होना और वज़ीर आज़म साहब का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का रशिया चले जाना और वहाँ जाके उस टाइम पे जाना बड़ी क्रूशल स्टेज थी, और शायद इंटरनेशनल प्रेशर्स थे यहाँ से आपका वज़ीर आज़म रशिया ना जाए, वहाँ जाके आपके साथ रशिया की टाइज ना बने और सब कुछ ना हो, उस टाइम पे हो दौरा होना और दौरे के फौरन बाद से हुकूमत को टॉपल कर दिया जाना। बिल्कुल, आपने पहले भी ये बात एक दफ़ा कही थी कि जी रशिया बतौर एक सुपर पावर के दोबारा एमर्ज हो रहा है। बिल्कुल, रशिया तो शायद इतने आसानी के साथ दोबारा सुपर पावर स्टेटस हासिल ना कर सके, लेकिन रशिया और चाइना दोनों मिलकर ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन सकते हैं, और इनके साथ अगर पाकिस्तान इज अ सुपर पावर, यानी चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने चाइना से लिया हुआ है, सबसे बड़ा मकरूज वो चाइना का है, यूएस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो वाला जो था वो पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सी पैक वाला जो एक रास्ता चाइना के लिए है वो ख़त्म कर दिया जाए, और तरीका कोई भी नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी डोसाइल और सबसे उनकी जो बात मानने वाली हुकूमत है उसको जो है वो कायम किया जाए, जो कि किया गया है। और अब तो अमेरिकन खुद उस साइफर को खुद ओन कर रहे हैं कि जी हाँ हमने ये करवाया था। तो जब ये सारा कुछ हो चुका तो उसके बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी ये तमाम चीज़ें जिसकी तरफ हम बाकी बातें कर रहे हैं, केयर टेकर्स और ये सारे के सारे मामलात बिल्कुल रह जाते हैं। और एक बात मैं जाते जाते ज़रूर कहना चाहता हूँ इस बारे में कि इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी अपनी बेवकूफ़ी या की, ही ट्राइड टू फॉलो सुल्तान राइज वे ऑफ वर्किंग, बग़ैर वजह के बढ़ के मारना। भाई अमेरिका को आपने अगर पीछे करना है तो ज़रूरी है कि आप पहले बढ़ के मारो, उसके बाद काम करो। उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है उस तरीके पर भी बात कर सकते हो। आपने बाकी किसी को नो वोट कहना, इतने मेच्योर सियासतदान नहीं थे चेयरमैन पीटीआई, और इस तरह से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल नहीं कर सके, पहली बार इक़्तिदार मिला था और उनसे वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो सका। ये तो कोई बात नहीं है, जो भी आता है पावर में आता है और ये कहता है कि लाया जाता है, नहीं मैं नहीं मानता हूँ कि जी हर वक्त जो है वो कोई लाया जाता हो। वो अगर जेन्युइनली जैसे कि आजकल के सर्वेस शो कर रहे हैं कि सर्वेस तो बॉडी और चीज़ें शो कर रहे हैं सर जी, तो उसको वाकई अगर अवामी स्ट्रेंथ हासिल थी और उसको मतलब आप कह रहे हैं उसको लाया गया, मैं कहता हूँ उसकी जो मेजॉरिटी थी उसको थोड़ा करके शो करवा के, यानी पूरी कोशिश की गई कि ही शुड नॉट ऑब्टेन 2/3 मेजॉरिटी या बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी भी ना ले, ताकि वो इंडिपेंडेंटली फैसले ना कर सके। लेकिन ऑल सेड एंड डन ही शुड हैव नोन कि जी उसके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए। नेचुरली ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब अगर वो 22 साल की बात कर रहा है तो अगर 22 साल में वो टीम नहीं बना सका तो जो बाकी जो बढ़ के वो मारता है कि मैंने क्रिकेट में ये कर दिया, फलां में ये कर दिया, तो उसने क्या किया फिर? मतलब हर एक जगह पर आज जेल में है जी, हर एक चीज को उसने यू टर्न्स के ऊपर लेकर आया, हर एक बात के ऊपर वापस गया, किसी एक भी इस चीज के ऊपर स्टेप के ऊपर वो कायम नहीं रह सका। और मैं जो एक बात कह रहा हूँ कि आप एग्री करेंगे या जो भी सुनने वाला है वो एग्री करेगा कि उसकी जो बढ़कें थी सुल्तान राय वाली, उसने ही उसको जो है वो फोर्स किया कि वो यू टर्न्स ले, वो यानी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को चोर डाकू कहने में, और मैं इसके लिए ये कर दूंगा उसको वो कर दूंगा, वही अपनी एनर्जीज और एफर्ट्स वो सारा मुल्क को ठीक करने में, मुल्क की बेहतरी में अगर सर्व करते तो शायद चीज़ें मजीद बेहतर हो जाती। सिर्फ यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर है। अब किसने उसको कहा था कि जी तुम ये शोर करो कि हम 1 पेज पर हैं? भाई यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आर्मी इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन, अ स्मॉल बॉडी, जो कि शायद मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे आती है। तो आपने उनको जो है इतना बड़ा मुकाम दिया कि अपने साथ मत बना लिया कि जी वो हम 1 पेज पर हैं, और ये शो करने की कोशिश की कि अगर हम 1 पेज पर ना होते तो हम चल ही ना सकते। तो
तो जब आप खुद ये वाला काम करोगे उसके बाद फिर ब्लेम करना बनता नहीं है आपको कि जी हमें जो है वो फलां ने उतारा, हमें हमारे खिलाफ फलां ने एक्शन किया। आपने खुद उनको उस पोजीशन पर जो लेकर गए थे पहले। आदिल साहब, आई कम टू यू नाउ सर। जिस तरह से अब जाहिर है इस मुल्क में सबसे बड़ा रिलीफ अवाम को चाहिए किसी भी तरह से। अब लोग ये बॉदर नहीं करते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उन्हें रिलीफ चाहिए, ऐसा शख्स चाहिए जो उनको रिलीफ दे सके। आप क्या समझते हैं कि क्या अगर इस मुल्क के अंदर अभी जो केयर टेकर सेटअप है, इससे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा उम्मीदें बांधना भी गलत होगा कि ये शायद इस मुल्क की इकॉनमी को, चीज़ों को स्टेबल कर लें, लेकिन इससे अगला आने वाला सेटअप अगर आता है, न जाने अब कब आएगा, लेकिन अगर आ जाता है, आप क्या समझते हैं मुल्क की इकॉनमी कुछ ठीक हो सकती है? ये केयर टेकर सेटअप कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ सकता है कि आवाम को कुछ रिलीफ मिले? सर देखें जी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि केयर टेकर सेटअप से कोई उम्मीद रखना जो है ये बेसिकली है, ये मतलब है कि जस्टिफाइड ही नहीं है। केयर टेकर का ये काम ही नहीं, हमसे कोई उम्मीद रखें। अगर हम इनको डिस्कस करेंगे, हम इनसे कोई उम्मीदें लगा के बैठेंगे तो अल्टीमेटली ये मैसेजेस इन तक पहुंचते हैं मीडिया के कि लोग हमसे कोई उम्मीद लगा के बैठे। इसमें कोई शक नहीं है कि केयर टेकर से उम्मीद लगाना लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज, लेकिन अब केयर टेकर जो हम इस सूबे के अंदर देख रहे हैं, इट हैज़ बीन प्रोलॉन्ग्ड, और ऐसे लगता है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है शायद ये भी 1 साल तक प्रोलॉन्ग हो जाए। फिर अगर 1 साल तक प्रोलॉन्ग होगा तो क्या इससे उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए? फिर तो मतलब अवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। सर देखें, जो कुछ हो रहा है, ये जो मोनोपुलेट की जाती है ना चीज़ें, मैनिपुलेट की जाती हैं चीज़ें। देखें, अब अगर थोड़ा सा जिस तरह अगर डिस्कशन हो रही है पॉलिटिकल इकॉनमी को अगर हम साथ लेकर चलें तो देखें पिछले 5 साल से पहले की अगर बात मैं अगर करूँ तो देखें जब जरदारी साहब का दौर था, ठीक है, जरदारी साहब के दौर के अंदर हमने 5 साल देखा कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो पब्लिक के पास वापस आ रही थी। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो 5 साल वो भी जो गुजरे उसमें हमने देखा कि बहुत जो हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं और बाकी वो काफ़ी जो है बैकग्राउंड में जाके काम कर रहे थे। ठीक है, जब ये हमारे खान साहब जो हैं जब वो ये आए हैं ज़्यादा उसमें मेन स्ट्रीम में, तो इन्होंने बार बार ये बात करना शुरू की कि अंपायर की उंगली, अंपायर अंपायर अंपायर, ये दोबारा मीडिया में इसकी हाइप को लेकर आए। और फिर वो अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो अंपायर हमारे अंदर इतना कुछ घुसा आया हमारे मामलात के अंदर कि अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है। सर वो अंपायर क्या इनके बताने पे घुसा था या पहले घुसा हुआ था? देखिए, काफी हद तक कंट्रोल हो चुका था। पिछले 10 साल में ना चीजें बड़ी मिनिमाइज हो चुकी थी, अब बहुत ज्यादा चीजें बेहतर हो चुकी थी। अभी भी हमारे अगर आप देखें हमारे जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं वो बात कर रहे हैं, अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई है, अभी जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात की गई है, तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर में है जो चीजें। अगर हम केयर टेकर सेटअप से उम्मीदें लगा के बैठेंगे टोटली गलत होगा। जिस तरह भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है, ठीक है, उसमें हर तरह के स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। हम चाहेंगे कि उसको जो है वो स्ट्रेंथन करें, ये उनका काम है। वो जो मैटर्स हैं उसमें देखें क्योंकि उसमें वो तमाम फरीक शामिल हैं जिन्होंने मुस्तकिल में आना है, जो माजी में थे, जो अभी हाल में हैं, जो अभी करंट जो मामला चला रहे हैं, वो सारे स्टेक होल्डर उसमें शामिल हैं। तो वो उनका काम है। अब उसमें जो बेसिक जो चीजें हमने देखी थी कि उसमें 3 चीजें उन्होंने मेन फोकस किया था। उसमें एग्रीकल्चर को किया था, माइनिंग को किया था और एक और सेक्टर उन्होंने किया। ये तो डायरेक्टली फौज ने टेकअप कर ली है और आई थिंक कि अब इस पे प्रॉपर्ली काम होगा, क्योंकि जब तक ये सियासतदानों के हाथ में रही है इसका बेड़ा गर्क की राय कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पे अब जिस तरह से मिलिट्री ने टेकअप कर लिया है इसकी अब चीज़ें इसमें बड़ी इंप्रूव हो जाएंगी। जी, और उसमें एग्रीकल्चर को उन्होंने शामिल किया, 3 उन्होंने, लेकिन हम उसमें जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे 2 और सेक्टर हैं मेन जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को फौरी तौर पे पाकिस्तान में ला सकते हैं और हमारा जो डेफिसिट है उसको पूरा कर सकते हैं। वो रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और टूरिज्म सेक्टर है। ये 2 सेक्टर ऐसे हैं कि जो इन्हें ऐड करने चाहिए, जो हमारे लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर बाहर से ला सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस। क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्मी ये भी टेकअप कर ले दोनों? देखें, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के अंदर जो भी फरीक हैं उन सबको हम ये सजेस्ट कर रहे हैं। हम फाइनेंस डिवीजन को भी हम अप्रोच कर रहे हैं सिलसिले में। ये 2 सेक्टर जब तक शामिल नहीं करेंगे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी भी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है, जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट है। ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपके साथ पब्लिक और मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जब आप आएंगे, इसमें आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास फौरन आएगी। हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा मुल्क के अंदर डॉलर पड़ा है, जितना पैसा हमारा शोर मचता है बाहर की तरफ उससे ज्यादा पैसा हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद है, फॉरेन करेंसी में मौजूद है, ठीक है।
हम अगर कोई ऐसी स्कीम अनाउंस करेंगे जिसके अंदर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी शामिल हो, टूरिज्म भी शामिल हो, तो इसके अंदर देखें हमारे पास, मैं बहुत ज्यादा ये बात कर चुका हूँ, कोस्टल बेल्ट पूरी खाली पड़ी है, हमारे पास सी पैक बन रहा है, बेतहाशा इलाका खाली पड़ा है सर, हमारे पास इतना लैंड है, इतनी स्पेस पड़ी है कि कोई एनीथिंग कैन बी डन देयर। बिल्कुल, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ला सकते हैं, हमारे पास बेताशा पोटेंशियल मौजूद है। फिर सबसे बड़ा जो हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है वो हमारी यंग जनरेशन है, हमारा 70% जो है वो यंग जनरेशन है। और मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि 18 से 22 साल के हमारे जो है 2.5 करोड़ नौजवान हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उनको फोकस करने की जरूरत है। सर लेकिन अब उन सबका ज़हन बन रहा है बाहर जाने को इस टाइम पे, एवरीबडी जस्ट वांट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री। देखें, यही तो अलमिया है ना। अब इसमें देखें, इसमें हमारे मुल्क का कसूर नहीं है, असल बात यह है कि कसूर हम पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किस चीज से महरूम रखा है, वो कौन सी ऐसी एक नेमत है जिसका हम जिक्र कर सकेंगे अगर ये पाकिस्तान को मिल जाती तो पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर सकता था। कोई ऐसी एक चीज भी है, कोई ऐसी चीज मौजूद दुनिया में मैंने नहीं देखी कि जो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ना दी हो। ठीक है, सिर्फ कसूर हम पाकिस्तानियों का, हम पाकिस्तानी गलत है। हमने देखा इस दफा 14 अगस्त गुजरी है, इसके ऊपर ट्रेंड रहा है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी सारा बाहर जा रहा है, हम इंग्लैंड बन जाते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाता, आज इंग्लैंड का वीजा खुल जाए तो सारा पाकिस्तान यूरोप चला जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा इसमें कसूर किसका है? हमारे मुल्क का। हमारे इवन के कायद आज़म पे बात हो रही है कि कायद आज़म ये मुल्क ही ना बनाते, हमारा मुल्क इंडिया ही रहता तो बेहतर था। खुदा अल्लाह माफ करे, इस हद तक बातें की जा रही है। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हम पाकिस्तानियों का है। हम अपने आप को ठीक नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने हमें जिस मुल्क से नवाजा है, जो नेमतें हमें अता की हैं, दुनिया के लोग इन चीज़ों को तरसते हैं। जब हम दुनिया को बताते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये भी चीज़ है, हमारे मुल्क के अंदर ये भी चीज़ है, वो हैरान रह जाते हैं कि यार अगर ये सारी चीज़ें मौजूद है तो आपके मुल्क का ये हाल क्यों है? ये क्यों आपके मुल्क का ये हाल हो रहा है? ठीक है, तो हमें ये देखने की जरूरत है ना। देखें, अभी हमारा ग्वादर का अभी प्राइम मिनिस्टर होके गए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना के, इतना अच्छा पाकिस्तान में एक माहौल बना सीपैक के बारे से, लोगों ने समझा कि बस अब अल्लाह करम करेगा और जो चीज़ें पाकिस्तान की पेंडिंग चल रही हैं वो चल पड़ेंगी। उनके जाते भी उन्होंने जाके चाइना में पैर रखे हैं तो पीछे ग्वादर में फिर बात डाल की है। आखिर कहाँ पे हम लैप्स कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसको कब एड्रेस करेंगे? ठीक है, ये देखने की जरूरत है ना। कर्नल अब्दुल बासित साहब, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें लैप्स कर रही हैं? जिस तरह से आदिल साहब ने बताया, और जाहिर है कि यहाँ पे सीपैक स्टार्ट होना होता है तो फ़ौरन से कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से उसमें हर्डल आ जाती है। बात वही आपके वाली, दैट द सुपर पावर डजंट वांट अस टू डू दैट। यस, दैट एब्सोल्युटली इज़ ट्रू। बट जो बात आदिल साहब ने की है, मैं उसको आगे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा कि आर्मी और एयरफोर्स इस वक्त जो है वो आपकी टूरिज़म में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। आपका जो स्कीइंग का जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए अगर आपकी एयरफोर्स की आपको जो है उस फैसिलिटीज़ हासिल ना हो तो वहाँ पर स्कीइंग के लिए टूरिस्ट नहीं पहुँच सकते। इसी तरीके से माउंटेनियरिंग के जो हमारे पास जो 8000 प्लस की जो हैं पीक्स, उसमें जो भी माउंटेनियर जाके फंसते हैं उसमें जो है वो आर्मी की सारी फौजी सो इनडायरेक्टली ऑलरेडी इन्वॉल्व है। और इन एरियाज की देयर इज एनी डिजास्टर इन दिस कंट्री, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फौज ही जाती है रेस्क्यू करने के लिए। तो ये जो है जहाँ तक ताल्लुक आपके जो टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप करने का, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर FWO ऑलरेडी सड़क बना सकती है, बाकी सब कुछ कर रही है, तो इस चीज़ पे क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया जा सकता और एक प्रॉपर तरीके के मुताबिक क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? देखें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट लाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि सिक्योर हैं? सवाए इसके नहीं सिक्योर हैं, सवाए जो हमारे जो IPPs हैं उनके ऊपर किसी ने आज तक जो है वो नहीं किया, और उनको इतना कुछ सिक्योर कर दिया गया है कि वो इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल्स पे जाकर अपने लिए जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उनको उस तरीके के ऊपर सिक्योर करने का कोई इंतज़ाम किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जितनी इस मुल्क के पास रिसोर्सेज हैं, एरियाज़ हैं, आई मीन डेजर्ट इनके पास है, माउंटेन्स इनके पास हैं, प्लेन्स इनके पास है, पाकिस्तान में तमाम मौसम पाकिस्तान के अंदर है, यानी वन ऑफ द वेरी लेस कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड के जिसके अंदर वी हैव 52 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हियर। हमारे पास यहाँ पे बेहतरीन डेजर्ट है, बेहतरीन समुंदर है, पानी है, चश्मे, ग्लेशियर्स, पहाड़, यू नेम इट वी हैव इट। हमारे पास मिनरल्स, इतना कुछ अल्लाह का दिया हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर। अगर आप सिर्फ फलों की बात करें तो ऐसे लजीज फल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे जो पाकिस्तान के अंदर उगते हैं। लेकिन
यहाँ पे उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, आवाम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। दुनिया में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर्स को, फार्मर्स को बड़ा सपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और वहाँ पे बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बड़ी सब्सिडीज़ दी जाती हैं। यहाँ पे तो सर खाद की बोरी 14,000 रुपये की कर दी है। गरीब फार्मर बेचारा, छोटा किसान तो वैसे ही मर रहा है, भूखों मर रहा है महंगाई से। क्या बनेगा यहाँ पे उसका? बिलाल साहब, मैं इसके ऊपर आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम बार बार जो है वो जमहूरियत, इलेक्शंस, इन तरफ बात करते हैं। ठीक, हमारे मुल्क में 3 दफ़ा मार्शल लॉज आए हैं, और हर दफ़ा के मार्शल लॉ ने आपको बाकी सारे के सारे जो हम ये कहते देते हैं, ब्लेम कर देते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो उस पीरियड्स में हुई है, उन्हीं पीरियड्स में सबसे बेहतर देखने उससे को मिला। बेहतर आपको कहीं भी नज़र नहीं ठीक कह रहे आती। हैं। और मेरा ख्याल है कि जी इस वक्त हमें डेमोक्रेसी की नहीं है, जिस किस्म की हमारे पास जो इलिटरेसी है और जिस किस्म की हमारे पास गुलामाना जहनीत है लोगों की, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें कंट्रोल्ड और एक बहुत पॉजिटिव तरीके के ऊपर प्रोजेक्ट्स को बना के आगे चलाने की ज़रूरत है। और यकसुई के साथ मार्शल लॉ जी, मार्शल लॉ क्या जो मर्जी आप कह लें, मतलब आप कह रहे हैं इस वक्त 90 दिन, इलेक्शंस तो वाकई 90 दिन में होंगे। सिर्फ एक बात हमें नहीं पता कि वो 90 दिन स्टार्ट कब होंगे। हाँ होंगे यानी स्टार्ट ऑफ द टेन्योर ऑफ 90 डेज, उसका नहीं पता कि वो कब शुरू होंगे, लेकिन होंगे। बेहतर ये होगा कि यकसोई के साथ एक नॉट क्या कहना चाहिए, केयर टेकर गवर्नमेंट, एक इंटरम गवर्नमेंट, इंटरम सेटअप कम से कम 3 साल के लिए ऐसा होना चाहिए, जिसे जो एक गंद हमने बना दिया हुआ है उसको साफ करने के लिए, उस सिस्टम को सिस्टम पे लाने के लिए हमें उस पर चलने की ज़रूरत होगी। ठीक है सर, मुनज़्ज़म सिस्टम चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क को ठीक कर सके। आदिल साहब, अगर हम सर थोड़ी सी अगर मैं आपसे बात करूं इस मुल्क की इकॉनमी की, और जो यहाँ पे अभी भी सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, ज़ाहिर है कि केयर टेकर सेटअप है, हम ज़्यादा उम्मीदें से नहीं लगा सकते, लेकिन जो बातें कर्नल अब्दुल बासित साहब ने की हैं, आप सुन रहे थे, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, जो है ज़्यादा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर बंदे का राइट है ना, तो जो मतलब है कि बात की गई कि मैं इसमें ये कहूँगा, देखें जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं ना, तो अगर यूनुस खान साहब के दौर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा पाकिस्तान प्रॉस्पर हुआ, बड़ी इंडस्ट्री लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो हटे तो उसके बाद बांग्लादेश बना। ठीक है, और ये उसके बाद मतलब वो बुनियाद रख दी गई थी जो नफरत की, जो चीज़ें आगे चली, और फिर यहिया खान से संभालने नहीं हुआ और मुल्क टूटा। ज़िया साहब के बाद आपने देखा कि क्लाशनकोफ कल्चर और जो पाकिस्तान में हेरोइन का इंट्रोड्यूस हुई, तरह तरह की चीज़ें आई, बुनियाद परस्ती आई, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आए, और उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर के बाद आपने देखा कि जो टेररिस्ट आए, और आज तक हम उसको संभाल नहीं पा रहे। तो उसकी अपने मतलब है कि एक जब आप सिस्टम से हटते हैं ना, जब आप आवाम की आवाज़ को दबाते हैं और आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी फिर ये इम्प्लीकेशंस आती हैं बाद में, ठीक है, जो हम देख रहे हैं। तो हमें जो है वो पावर जो है उन्हीं लोगों को देनी है कि जो पावर जिनका राइट बनता है, जिस पे आवाम ट्रस्ट करती है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं, ठीक है, यही इस मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, यही एक वाहिद हाल है। क्योंकि जब आप पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अगर खुल के मैं बात करूं तो इस चीज पर किस चीज से इनकार है, कौन इससे इनकार कर सकता है कि ये गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी अगर इनको सपोर्ट ना किया जाता। वो हेलीकॉप्टर पे बंदों का ब्रीफकेस के साथ आना भूल गए आप लोग कि हर रोज 5-5 बंदे, आज 5 बंदे फलां जगह से आ गए जी हेलीकॉप्टर में, आज 5 बंदे फलां जगह से हेलीकॉप्टर में आ गए। वो कौन हेलीकॉप्टर में उठा के बंदे लाता रहा, और किस तरह पंजाब गवर्नमेंट बनी, किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, ठीक है। उसी वक्त अगर अवामी मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाता और अगर ये जो PTI की गवर्नमेंट आई अपोजिशन में रहती, तो इस दफा आती तो ये सही मानों में 2 तिहाई अक्सरियत से आती, ठीक है। उनको जबरदस्ती लाया गया, उसके फिर अपनी इम्प्लीकेशन देख ली कि जो कुछ वो करना चाहते हैं उनको अपने दादी नहीं करने जाते, वो टांगों से पकड़ लेते हैं उनको। कैसे कैसे लोगों को साथ में लाकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। वही लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये इस पाकिस्तान के वर्स्ट तरीन लोग हैं, किस चीज का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है मीडिया के, उन्हीं को एडवाइजर्स बनाया सर वज़ीर आज़म साहब ने, मीडिया में, सोशल मीडिया में, उन्हीं लोगों को साथ में ला के जब आप गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर आप कहते हैं जी कि मेरे साथ तो बड़ा हाथ हो गया, मेरे साथ बड़ी ज्यादती होगी। हर उस सेक्टर को, हर उस फैक्टर को आपने साथ में लाया जिसके खिलाफ आप बोल चुके थे। सिर्फ क्या था कि जितना जल्दी मेरी गवर्नमेंट आ जाए और मैं चीजों को ठीक कर लूं कि मुल्क हाथ से निकला जा रहा है। लेकिन वो गलत सोच थी। अगर अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाता, जिसकी गवर्नमेंट बननी थी बनती रहती। जो इन्होंने 16 माह में किया, ये इन्होंने 5 साल में करना था और इसके बाद इन्होंने 50 साल के लिए नजर नहीं आना था, ठीक है। तो वो आपने जल्दबाजी की
और आपने गलत फैसला किया, आप जबरदस्ती आए, आप उन लोगों की मदद से आए और आज फिर आपने वो दिन देखा। और जो लोग लाए थे क्या उनको पता नहीं था कि ये कौन है बंदा, ठीक है, इसने मतलब कि कैसे ये उन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये सारी जिंदगी इनकी मान के चलेगा, ठीक है। इसीलिए वो जो कुछ होना था वही हुआ। तो अभी भी मैं मतलब हमारे फोरम के ऊपर ये कह रहा हूँ कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं, अवाम का हक उनको दें, जिसको वो लाना चाहते हैं उसको लाएं, ठीक है। इस तरह की आप रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें, ये इस मसले का हल नहीं है। आप इस तरह मुल्क को 6 महीने चलाएंगे, साल चलाएंगे। आज पेट्रोल आप 28 रुपये बढ़ा रहे हैं और डॉलर 300 रुपये का हो गया है, ये कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये आप देख लीजिएगा, ये जितना इंटरिम गवर्नमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सेटअप को चलाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान और गड्ढे में गिरता चला जाएगा। पाकिस्तान इस गड्ढे से नहीं निकल सकेगा। वाहिद हल जो है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आप जाएं ओपन इलेक्शन की तरफ जाएं, अवाम का फैसला कबूल करें। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि अवामी राय कभी गलती पे नहीं होती, लेकिन हमेशा हम गलती पे हम ही होते हैं। जब हम अवामी राय को दबाने की कोशिश करते हैं, हम अवामी राय को नहीं मानते, तो फिर यही कुछ होता है जो पाकिस्तान में होता चला आ रहा है। यही कुछ होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान से जो उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। कर्नल अब्दुल बासित साहब जो बातें आदिल साहब ने की हैं, इट अपील्स अ लॉट। और जाहिर है इस मुल्क का सोल्यूशन यही है, केयर टेकर सेटअप जो है इसको जितना प्रोलॉन्ग करेंगे मज़ीद हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क होगा, मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी अवाम के लिए। अमीर आदमी को तो शायद उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन गरीब तबका जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा पिस चुका है। 4 गुना महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया, यानी 12% इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है और 38% पे जा चुकी है इस टाइम पे, और अभी भी शायद इससे मज़ीद बढ़ेगी इस केयर टेकर सेटअप के होते हुए। सर क्या इससे जान छुटेगी या केयर टेकर सेटअप अभी भी प्रोलॉन्ग ही होता नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, अगर तो हम स्टॉप गैप के तरीके पर चलते रहेंगे तो फिर तो ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि जी इस केयर टेकर या व्हाटएवर इंटरिम सेटअप का टाइम जो है वो 3 से 5 साल है, तो फिर उन्होंने भी एक ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ अपनी बनानी होगी जो कि यहाँ पर उनको जो अवामी उसका रद्द-ए-अमल का सामना ना करना पड़े। अब्दुल बासित, दिस इज़ द थर्ड टाइम आप ये बात कर रहे हैं कि 3 से 5 साल के लिए ये इंटरिम सेटअप प्रोलॉन्ग हो सकता है। जी हो सकता नहीं है, हो सकता नहीं है। मैं ये सिर्फ इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिस नहज के ऊपर हम आ चुके हुए हैं और जिस हद तक नफ़रतें और बाकी सब कुछ बढ़ चुका हुआ है, जो आदिल साहब बात कर रहे हैं, आइडियल वही चीज़ है कि जी आपका जो पॉपुलर मैंडेट है वो लेकर पार्टी आए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की हद तक अगर हम बात करें, कभी भी ये नहीं हुआ, एक दफ़ा भी नहीं हुआ। इवन 1970 के इलेक्शन जो थे, ढाका को देखें तो तब भी भुट्टो साहब ने 66 सीटें लेके भी उनको कहा था मुजीब साहब को कि जनाब जो 100+ सीट एग्जैक्टली मोर देन डबल सीट थी, उनको कहा जी तुम वहाँ और हम यहाँ। तो ये सब तो जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर ये आगे भी यही होगा। और अगर ये इंटरिम सेटअप प्रोलॉन्ग होगा तो सर जो जरदारी पार्टी शरीफ खानदान है इनसे तो रहा नहीं जाएगा। ये तो इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते हैं, लंदन गुजार लेंगे, पाकिस्तान के अंदर तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा सर। तो बस वो है कि या तो आप टोटल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं, और वो फेयर एंड फ्री जिसके अंदर नज़र आए सबको कि टोटली किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में पॉसिबल है। अगर ये नहीं है तो फिर जो दूसरी बात है जो मैंने कही है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। कोई ऑप्शन नहीं होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर करा दिए जाएं तो ही हल है इसका, अगर ना कराए जाएंगे तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट कमेंट, और मैं चाहूँगा लास्ट मिनट में आदिल साहब, जिस तरह से कर्नल साहब हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं और बता रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग होगा, सर अगर प्रोलॉन्ग होता है तो क्या कोई खुशी की खबर, किसी तरह को अच्छी पॉजिटिव बात है हम आवाम को सुना सकें कि शायद अगर ये प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप हो, टेक्नोक्रेट्स आ जाएँ, एक्सपर्ट लोगों को बिठा दिया जाए, तो ये आवाम को कुछ रिलीफ दे सकते हैं? देखें, आप बात कर रहे हैं रिलीफ की, मैं कह रहा हूँ कि मुल्क मतलब है कि हम तबाही की तरफ लेके जाने की बात करें, क्या करें वो, उसके लिए हम आइन कैसे चेंज करेंगे, कौन करेगा? असेंबली तो खत्म हो चुकी है, क्या आइन को सस्पेंड करेंगे? कोई नया मतलब हम बाहर से सर 14 मई को इंतखाबात होने थे, नहीं हुए, तो क्या हो गया सर? नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो एक लाख बात है ना। देखें, वो इंतजामी मामला वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो सालों में मुहित नहीं हो सकता। वो इतना ही हो सकता था जितना हो चुका, अब करना पड़ा है ना, ठीक है, छोड़ना पड़ा है, जाना पड़ा है, बावजूद के मर्जी नहीं थी जाने की, फिर भी जाना पड़ा है, ठीक है। चाह रहे थे 1 साल की एक्सटेंशन लेने, बढ़ा ले, नहीं बढ़ा सके ना, तो आइन जो है वो उसने जो है ना पाँव बांधे होते हैं। तो ऐसी कोई चीज जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है कि इन हालात में आप सोचेंगे जी ये 2 साल या 3 साल के लिए इंटरिम सेटअप बनेगा, कुछ बनेगा, क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश ही आइन में मौजूद नहीं है। अल्टीमेटली इलेक्शन होने, ये जो भी खाम ख्याली किसी के अगर जहन में आ रही है पब्लिक के, किसी के भी कि शायद ये लॉन्ग टर्म चलेगा,
ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आइन में लिखा है अगर खुदा ना ख्वास्ता, सर आइन में लिखा है अगर खुदा ना ख्वास्ता इमरजेंसी हो, हालात खराब हो जाए तो फिर सेटअप प्रोलॉन्ग हो सकता है। देखिए जब इमरजेंसी वाली बातें या वो होंगी तो वो तो फिर जरा बिल्कुल आउट ऑफ द वे चीजें होती है ना, उसके तो कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो जाता है ना, वो तो जस्ट सस्पेंड हो जाता है। ठीक, वो एक अलग बात है इमरजेंसी की सूरत हाल में, तो वो उसका ना पाकिस्तान उसका मुतमिल हो सकता है और ना ऐसी कोई बात भी किसी भी जगह पे हुई है कि इमरजेंसी नाफज की जाएगी, कुछ किया जाएगा। इलेक्शन की तरफ ही जाना है, इसी चीज पे डिसाइडेड, हर चीज डिसाइडेड है कि इलेक्शन होने, अल्टीमेट इलेक्शन नहीं होने। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से मुझे जो उम्मीद लग रही है कि जितना कुछ करना था, जो कुछ ये कंट्रोल करनी थी, चीजें कर चुकी हैं। अब जब इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इलेक्शन को ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर ही होंगे, आप देख लीजिएगा। और जो भी हुकूमत आएगी वो अवाम की मर्जी से ही आएगी। तो सोच रहा है कि नहीं वो अपनी मर्जी से हुकूमत आ जाएगी, तो वो नामुमकिन है। आएगी अवाम की मर्जी से हुकूमत जो भी आएगी, अवाम की मर्ज़ी से हुकूमत आएगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अल्लाह करे अगर ऐसा ही हो इस मुल्क के अंदर तो ही मुल्क में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आइन है कोई पाकिस्तान में? जी अब्दुल बासित साहब, इस वक्त कोई आइन है जिसके ऊपर अमल हो रहा है? आदिल साहब, कर्नल साहब का सवाल है, क्या इस वक्त मुल्क में कोई आइन है जिस पर अमल दरामद हो रहा है? जी जी बिल्कुल आइन के मुताबिक ही हो रहा है सब कुछ, आइन से बाहर अब तक कुछ भी सर पंजाब में तो जो सेटअप बैठा है वो तो गैर आइनी हो चुका है सर। अभी तक बैठे यहाँ पे, अभी तक वो काम कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो इनको अलाउड नहीं था पहले दिन से करते आ रहे हैं सर, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। नहीं, इंतजामी मामला यही कुछ हमें अब फेडरल में भी देखने को मिलेगा सर, जो वहाँ पे इंटरिम सेटअप आ चुका है, शायद यही सब कुछ देखने को हमें वहाँ पे भी मिलेगा। देखें ये इंतजामी मामलात में ना इतनी प्रोविजंस होती हैं, इतना ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इंतजामी मामलात में प्रोविजंस होती हैं। अभी तक गैर आइनी कुछ नहीं हुआ, अगर होगा तो फौरन जो है ना वो मीडिया पे आ जाएगा। अभी तक गैर आइनी कुछ नहीं हुआ, सर इससे ज़्यादा गैर आइनी क्या होगा? बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका। इखलाकी गैर इखलाकी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, मोरालिटी की बात नहीं कर रहे, वो तो सब कुछ ही गलत हो रहा है ना, लेकिन आइन से बाहर नहीं निकल के कर रहे, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास पूरे थिंक टैंक्स होते हैं, आइनी माहिरीन होते हैं, जिनको गाइड कर रहे होते हैं कि चोर रास्ते तो हमारे आइन में मौजूद है ना, चोर रास्ते भी आइन में मौजूद हैं और ज़रा थिंक टैंक्स होते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच कर्नल अब्दुल बासित साहब। नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।